हाँ जी बेटा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंकेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, इट वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। व्हाई? क्योंकि जो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, उन्होंने एक कंडीशन पे बताया था कि जो जीन्स हैं वो काफ़ी दूरी पर होंगे या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे। बट उसके पीछे का जो रीज़न है वो नहीं बताया कि वो अनलिंक्ड है, लिंक्ड है, किस वजह से और क्यों हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में हमने देखा रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं। क्यों हमें वो रिकॉम्बिनेंट मिले, जो उसका बेस था, जो उसका रीज़न था, मेंडल ने वो क्लियर नहीं किया था। तो इसीलिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे पास, थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने आगे इस स्टडी को आगे की बढ़ाया और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने एक लिंकेज कंसेप्ट को हमारे सामने रखा। तो इस मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं और जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इनको हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे ये जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इसका बेस बताया था। बेस वही है, जीन्स। तो सेकेंड, इन्होंने जो थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको भी वेरीफाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म चूज़ किया था, डेट वाज ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है डेट इज़ फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने यही ऑर्गेनिज्म क्यों चूज़ किया था? क्योंकि उसके अंदर ये सारे एडवांटेज थे। सबसे पहला कि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ओवर एनी फ्रूट, ठीक है। स्पेशली मैंगो एंड बनानास फ्रूट के ऊपर ये फ्रूट फ्लाई इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, इनको लैब में भी ग्रो कराया जा सकता है सिंथेटिक मीडियम की हेल्प से। ये इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 2 वीक्स का होता है। तो ये अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोजेनीज, एक सिंगल मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनीज हमें एक ही टाइम पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ड्रोसोफिला है, ये यूनिसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल भी इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस होती हैं जो आगे हमारी स्टडी को आसान बना देती है। लिंकेज, सबसे पहले लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉर्गन ने हमें कंसेप्ट दिया था। इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्योंकि हमें पता है, जो मेंडल ने बताया था कि जीन्स होते हैं या तो 2 क्रोमोसोम्स पे होंगे या दूरी पे होंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स पर वैसे भी बहुत सारे जीन्स होते हैं। जो कुछ जीन्स अगर दूरी पे हैं, तो बहुत सारे जीन्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जो बिल्कुल पास पास होते हैं, उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, या फिर जो जीन्स पास पास होते हैं वो क्या शो करते हैं? लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन। ओके, तो लिंकेज क्या हुआ? इट इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स। इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर। लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं? उन जीन्स की टेंडेंसी जो साथ रहते हैं। अगर आगे जनरेशन में भी पास होना है तो वो एक साथ ही पास होंगे, बिना किसी चेंज के, बिना किसी सेपरेशन के, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू दी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और बहुत ही पास पास प्रेजेंट है, ठीक है। और जो ऐसे जीन जो बिल्कुल पास पास होते हैं सेम क्रोमोसोम को, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, ओके। और जो दूर दूर होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलिंक्ड जीन। तो इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लें। लिंक्ड जीन क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। और अनलिंक्ड क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जो बाद में अलग हो जाते हैं, ठीक है, बट रिमेन टुगेदर। ये अलग नहीं होते, डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट रिमेन टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं और ऐसे ही पास होते चले जाते हैं इनका। और इसमें जो अनलिंक्ड जीन है, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। लिंक जीन के अंदर जो हम डाई हाइब्रिड रेशो निकालते हैं, उसका रेशो आता है 3:1। ये भी मैं क्रॉसिंग से बताऊंगी आपको कैसा है। और अनलिंक्ड जीन में डाई हाइब्रिड रेशो, जैसा हमने पीछे पढ़ा, मेंडल ने बताया था, रेशो आता है 9:3:1। जो इसमें आते हैं लिंक्ड जीन के अंदर पेरेंटल कैरेक्टर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जीन्स एज इट इज़ पास हो जाते हैं,
ठीक है। लेकिन अनलिंक्ड जीन में हमने देखा था, जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई थी, उसके अंदर हमें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले थे, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर। तो अनलिंक्ड जीन में चांसेस होते हैं रिकॉम्बिनेंट के, ठीक है। तो नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है इस लिंक थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले किसने बताया था, 1911 में मॉर्गन एंड कैसल, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। क्या बताया गया था, लिंक जीन अकर इन द सेम क्रोमोसोम, जैसा हमने पढ़ाई है। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम। दे मतलब जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम बनाया है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स ऐसे लीनियर ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद ऐसे एक। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे है, पास पास है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कुछ ही केसेस हैं एक्सेप्शनल, 99% तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बाकी 1% जो ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाती है तो हमें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स मिलते हैं। देन इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ही जीन्स कम लिंक्ड होंगे। जैसे ये मैंने बताया, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो जीन्स के बीच में जो लिंकेज है वो उतनी ही कम होगी, लेस होगी, ठीक है। जीन्स के बीच में लिंकेज उतनी ही लेस होगी, जितनी दूरी पे होंगे जीन्स उतने ही कम लिंक्ड होंगे, और जितने डिस्टेंस कम होगा यानी कि डिस्टेंस कम, तो जीन्स उतने ही ज़्यादा लिंक्ड अप होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्रॉसिंग ओवर होने की, और क्रॉसिंग ओवर हो गई तो वहाँ पर नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स के आने के चांसेस होते हैं, जैसा डाई हाइब्रिड क्रॉस में था, ठीक है, क्योंकि वो जीन्स काफ़ी डिस्टेंस पर थे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज जो होता है हमारे पास दो तरह का है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सेम चीज़ें वहीं रिपीट होगी जो हमने लिंक्ड अनलिंक्ड में पढ़ी थी। कंप्लीट लिंकेज कौन शो करेगा, वो जीन्स शो करेंगे जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। जीन्स क्लोजली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम शो कंप्लीट लिंकेज, CL मतलब कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। नो चांस ऑफ सेपरेटिंग बाय क्रॉसिंग ओवर, ये सेपरेट होने के चांसेस इनका कम होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर लिंक्ड होते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही इनहेरिट किए जाते हैं। इसके कंपैरिजन में इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जैसे ये क्लोजली लोकेटेड है तो ये डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके पास चांसेस ऑफ सेपरेटिंग नहीं होता है, दे हैव चांस ऑफ सेपरेटिंग बाय क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होगी तो पेरेंटल के साथ साथ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स भी यहाँ पर इनहेरिट हो, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स भी शो होंगी प्रोजेनिस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज को क्रॉसिंग के थ्रू बता रही हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने बनाई है यहाँ पर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने जो फिनोटाइप लिए हैं वो लिए हैं ड्रोसोफिला के लिए हैं, जैसे रेड आई नॉर्मल विंग, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, ये हमारे ये ड्रोसोफिला के रिसेसिव कैरेक्टर। तो मैंने डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, कैपिटल आर, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। तो F1 जनरेशन सेम आएगी जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने पहले पढ़ा था मेंडल में, यहाँ तक F1 जनरेशन हमारी सेम है। F1 जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन में हमें 4 प्रोजेनीज मिलते हैं, यहाँ मैंने एक ही बनाया है क्योंकि जब आप यहाँ गैबिलिट्स बनाते हैं इनके RW सेम उसी तरीके से जब आप यहाँ गैबिलिट्स बनाएंगे तो आपको 4 बार होंगी क्रॉसिंग, तो 4 हमें ऐसे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ये क्या करेक्टर शो कर रहे हैं, ये करेक्टर शो कर रहे हैं रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स का, जो कि डोमिनेंट है। अब हम आगे क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारी F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन की हम अब सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे आपस में। तो ऐसे ऐसे मैं 2 ऑर्गेनिज्म ले लेती हूँ,
दो ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इनकी गैमीट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने जीनोटाइप्स बना दिए थे इसके। फिनोटाइप ये रहेंगे, रेड आई, नॉर्मल विंग, डोमिनेंट वाले। अब जब मैं इसके गैमीट्स बनाऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज, जहाँ पर जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड है एक जीन दूसरे के साथ। अब जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू में जो आर है इट इज ओनली लिंक्ड विद डब्ल्यू। आपने देखा होगा ऊपर, आर सिर्फ डब्ल्यू के साथ लिंक्ड है, और स्मॉल आर किसके साथ लिंक्ड है, स्मॉल डब्ल्यू के साथ। अब इसके और गैमीट्स नहीं बनेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू से करेगा, नहीं। कंप्लीट लिंकेज का मतलब यही है, जो जीन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखना, जो चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं मेंडल वाली, वो इनकम्प्लीट लिंकेज में है। सेम वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस हम इसमें बनाएंगे, बनानी है आपको, बना चुकी हूँ मैं पीछे, आपने देखा होगा। तो मैं आपको कंप्लीट लिंकेज बता रही हूँ जो थोड़ा अलग है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आर डब्ल्यू के साथ है, कैपिटल डब्ल्यू के साथ, तो वो कैपिटल डब्ल्यू के साथ ही गैमीट बनाएगा, वो किसी दूसरे छोटे स्मॉल लेटर डब्ल्यू के साथ नहीं बनाएगा। जो स्मॉल के साथ था वो स्मॉल के साथ बनाएगा, कैपिटल कैपिटल के साथ बनाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल आर डब्ल्यू, स्मॉल आर डब्ल्यू। अब जब हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं, तो क्रॉसिंग के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल आर डब्ल्यू को कैपिटल आर डब्ल्यू से करेंगे जब हम, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से कैपिटल आर डब्ल्यू की स्मॉल आर डब्ल्यू से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब स्मॉल आर डब्ल्यू की करेंगे कैपिटल आर डब्ल्यू के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। फिर इसकी लास्ट वाले के साथ करेंगे स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो हमें क्या कैरेक्टर मिले हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें मिला है, ये हमें मिला है रेड आई नॉर्मल विंग का, जो कि हमारा पेरेंटल था, रेड आई नॉर्मल विंग, ठीक है। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये भी कैसा मिला हमें, रेड आई नॉर्मल विंग। उससे नेक्स्ट भी हमें मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि जो कैपिटल वाले हैं कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड आईज नॉर्मल विंग्स। तो ये भी रेड आई नॉर्मल विंग्स है। और ये जो करेक्टर हमें मिला है स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू वाला, इट विल शो द पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग। तो जितनी भी आपको F2 प्रोजेनीज मिली है, ये आपको सारी की सारी पेरेंटल करेक्टर की मिली है, रेड आई नॉर्मल विंग्स या फिर पर्पल आई वेस्टिजियल विंग। तो रेशो क्या निकला इनका, 3 हमें मिले हैं रेड आई नॉर्मल विंग, और 1 हमें मिला है पर्पल आई वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे पेरेंटल करेक्टर ही हमें मिले हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला, यानी कि नॉन पेरेंटल नहीं मिला। तो कंप्लीट लिंकेज में हमने क्रॉसिंग से ही प्रूव किया है, क्रॉसिंग करके बताया है कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो सिर्फ पेरेंटल करेक्टर को ही शो करते हैं, और यही चीज़ मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था। इसमें आपने देखा होगा कंप्लीट लिंकेज के अंदर जो आपको डाई हाइब्रिड रेशो मिलता है F2 जनरेशन में, वो मिलता है 3:1, ठीक है। और इनकम्प्लीट लिंकेज जो हम मेंडल की डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, उसमें हमें F2 जनरेशन में क्या रेशो मिला था, 9:3:3:1, जिसमें पेरेंटल करेक्टर के साथ साथ नॉन पेरेंटल करेक्टर भी थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पेरेंटल करेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गए इनके डिफरेंसेस। और एक और डिफरेंसेस इनकम्प्लीट लिंकेज में आपने देखा होगा, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर 4 गैमीट बने थे, इसमें कंप्लीट लिंकेज में हमने 2 बनाए हैं, क्योंकि ये उसी के साथ ही लिंक्ड है जिसके साथ ये पहले थे, ठीक है। तो इनमें 4 गैमीट्स नहीं बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि वो जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, वो किसी के साथ भी पेयर हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज।